मॉडरेटर। देवियों और सज्जनों, सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड की वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल में आपका स्वागत है। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी ओरिएंट कैपिटल की सुश्री ममता नेहरा को सौंपता हूँ। धन्यवाद। ममता नेहरा। इस तिमाही के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए मैनेजमेंट से हमारे साथ हैं श्री गौरव पोद्दार, प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, श्री अशोक जालान, सीनियर प्रेसिडेंट और डायरेक्टर, और श्री सुरेंद्र शेट्टी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। धन्यवाद। गौरव पोद्दार। 2025 की पहली छमाही को देखते हुए हमने उपभोक्ता विवेकाधीन खर्च में कमी, लंबी गर्मी की लहर और कम शादी के दिनों के कारण कपड़ा और अपैरल इंडस्ट्री में सुस्त उपभोक्ता मांग का अनुभव किया। इस अवधि के दौरान हमने कई कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए जहां हमने अपने डीलरों के साथ बातचीत की, जिसका प्राइमरी सेल्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जबकि सेकेंडरी सेल्स दबाव में रही। किन त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ हम उपभोक्ता मांग में कुछ सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं और हमें विश्वास है कि यह गति वर्ष की दूसरी छमाही में बेहतर परिणाम लाएगी। उभरते अवसरों से प्रेरित फास्ट फैशन और एथनिक वियर उद्योगों में देखी गई महत्वपूर्ण वृद्धि का लाभ उठाने के लिए हमने नए खुदरा ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया है। हमारा फास्ट फैशन ब्रांड ज़ेकोड स्टाइलिश और किफ़ायती अपैरल के साथ ज़ेन ज़ेड खरीदारों को लक्षित करेगा। दूसरी ओर हमारे एथनिक कपड़ों के आउटलेट ब्रांड DEVO के तहत कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करेंगे जो देशों की सांस्कृतिक विरासत को पूरा करते हैं। हाल ही में 3 ज़ेकोड स्टोर और एक DEVO स्टोर के खुलने के साथ ही यह यात्रा शुरू हो चुकी है, जो हमारे विस्तार में शुरुआती कदम है। दिसंबर 2024 तक हमारी योजना 12 स्टोर खोलने और चलाने की है, जिसमें 25 मार्च तक टियर 1 और 2 शहरों में कुल 30 स्टोर खोले जाएंगे। यह विस्तार लगभग 50 करोड़ रुपए के निवेश से समर्थित है। स्टोर्स कंपनी ओन्ड, कंपनी द्वारा संचालित मॉडल के तहत संचालित होंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बोर्ड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए ₹2 के पेड अप शेयर्स पर ₹4 प्रति इक्विटी शेयर का अपना पहला इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसके अलावा, जैसा कि हम अपनी 50वीं एनिवर्सरी की ओर बढ़ रहे हैं, हम सभी शेयरधारकों को विशेष बोनस के रूप में क्यूमुलेटिव, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करेंगे। इस योजना के हिस्से के रूप में कंपनी 2 सीरीज में 9% क्यूमुलेटिव, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी और अलॉट करेगी, जिसका कुल अमाउंट 318 करोड़ रुपए होगा। इनमें से सीरीज 1 में ₹10 प्रति शेयर के 4 बोनस प्रेफरेंस शेयर्स शामिल हैं, जिन्हें जारी होने के तीसरे वर्ष या उससे पहले रिडीम किया जा सकता है। सीरीज 2 में हर एक इक्विटी शेयर के लिए ₹10 के 3 बोनस प्रेफरेंस शेयर्स शामिल हैं, जिन्हें जारी होने के 5वें वर्ष या उससे पहले रिडीम किया जा सकता है। इसके अलावा, मैं अब हमारे CFO श्री सुरेंद्र शेट्टी से वित्तीय प्रदर्शन की मुख्य बातें साझा करने का अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद। सुरेंद्र एस शेट्टी। वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के लिए हमारी कुल आय 629 करोड़ रुपए है, जबकि वित्तीय वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में ये 597 करोड़ रुपए थी। इस तिमाही के लिए एबिटडा 100 करोड़ रुपए की तुलना में 110 करोड़ रुपए है और तिमाही के लिए एबिटडा मार्जिन 17.5% रहा। तिमाही के लिए पैट 11% की साल दर साल वृद्धि के साथ 68 करोड़ रुपए रहा और तिमाही के लिए पैट मार्जिन 11% है। वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में हमारी कुल रेवेन्यू 960 करोड़ रुपए है, जबकि 2024 की पहली छमाही में ये 959 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही के लिए एबिटडा 145 करोड़ रुपए है और एबिटडा मार्जिन 15.1% रहा। वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही के लिए पैट 80 करोड़ रुपए रहा और पैट मार्जिन 8.4% रहा। हमारा नेट डेट टू इक्विटी 0.1 गुना था। वित्तीय वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के रेवेन्यू में फैब्रिक का योगदान 80%, गारमेंट का 15% तथा अन्य का योगदान 5% रहा। मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद। संचालक। पहला प्रश्न काउंटर साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट्स के मधुर राठी का है। मधुर राठी। सर, मैं यह जानना चाहता था कि H2 की स्थिति कैसी है और क्या हम अपने रेवेन्यू में 10% की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं?
क्या हम H2 में उस हिस्से को कवर कर सकते हैं? और सर, मार्जिन के मोर्चे पर क्या हम पिछले वर्ष की तुलना में मार्जिन में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, या क्या हम कम से कम 4 वर्षों के लिए इसके 14%, 15% की रेंज में रहने की उम्मीद कर सकते हैं? गौरव पोद्दार। इसलिए जब हमने साल की शुरुआत की थी तो हमने रेवेन्यू पर लगभग 10% की वृद्धि का गाइडेंस दिया था। हम इस अपेक्षा को नहीं बदल रहे हैं। हमने हमेशा लगभग 14% प्लस या माइनस का EBITDA गाइडेंस दिया है, और हमने साल की शुरुआत में ही संकेत दिया था कि हम अपने एड खर्च में वृद्धि करेंगे, जो इस तिमाही में काफी हद तक दिखाई देगा। तो यह कुछ ऐसा है जो बॉटम लाइन को प्रभावित करने वाला है। मधुर राठी। सर, इसमें DEVO और Z-Code का नया समूह भी शामिल होगा? गौरव पोद्दार। तो DEVO और Z-Code प्रोजेक्ट बहुत नए हैं। हमने पिछले हफ्ते ही अपने पहले कुछ स्टोर खोले हैं, और इन सभी नंबरों में उन अनुमानों पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे कंपनियों के नंबरों को प्रभावित करेगा। मधुर राठी। तो कम से कम इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए हम इन 2 खंडों पर किस प्रकार के विपणन और विज्ञापन व्यय की योजना बना रहे हैं? गौरव पोद्दार। तो कंपनी एक ब्रांडेड कंपनी है, और हमारा मानना है कि ब्रांड पर खर्च करना बाजार में ब्रांड के लिए मूल्य बनाने के लिए एक निवेश है। इसलिए हमने एक कंपनी के रूप में जो पारंपरिक खर्च बताया किया है वह टर्नओवर के 4 से 5% के बीच होगा। जहां तक DEVO और Z-Code का सवाल है, ये बहुत नए ब्रांड हैं और बहुत ही केंद्रित और यूनिक सेगमेंट में हैं। मधुर राठी। सर, सरकारी सब्सिडी वाले हिस्से पर बस एक आखिरी सवाल। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार इस साल और हर साल करीब 23.4 करोड़ रुपए आए हैं। तो इस साल और अगले साल के लिए सरकार की इनकम का अनुमान क्या है? सुरेंद्र शेट्टी। हाँ, कंपनी की नीति यह है कि वह सरकारी सब्सिडी को तभी मान्यता देती है जब सरकारी से यह आश्वासन मिलता है कि उन्होंने हमारी सब्सिडी मंजूर कर दी है। इसलिए अब केवल 6 से 7 करोड़ रुपए ही बकाया हैं। संचालक। अगला प्रश्न SV इन्वेस्टमेंट से राजेश शर्मा का है। राजेश शर्मा। मैं बस यह जानना चाहता था कि नए विस्तार के प्रारंभिक डिजिटल और लोकल मार्केटिंग प्रयासों की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए कौन से प्रमुख मीट्रिक या प्रदर्शन का उपयोग किया जा रहा है? गौरव पोद्दार। मुझे लगता है कि मार्केटिंग के सभी प्रयास स्टोर्स में अधिक से अधिक ग्राहकों को लाने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नए ब्रांड हैं और इन्हें आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। राजेश शर्मा। क्या आप प्रति स्टोर के आधार पर और कुल मिलाकर रेवेन्यू लक्ष्यों के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि सभी स्टोर पूरी तरह से चालू हैं? गौरव पोद्दार। हमें उम्मीद है कि हम इन स्टोर से लगभग 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू कमा पाएंगे। लेकिन ये अभी भी बहुत शुरुआती संख्याएं हैं, क्योंकि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि ये स्टोर कब तक खुलेंगे। अगले साल के लिए हमें उम्मीद है कि हम इन स्टोर से लगभग 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू कमा पाएंगे। संचालक। अगला प्रश्न आर्जव पार्टनर्स के राज से है। राज। सर, एक स्टोर को लाभहानि से उबरने में कितना समय लगेगा? गौरव पोद्दार। हम आमतौर पर स्टोर स्तर पर ब्रेक इवन होने के लिए 15 से 18 महीने के बीच की उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर से ये बहुत अनुमानित संख्याएं हैं। राज। और आपको प्रति स्टोर कितना माल रखना होगा? गौरव पोद्दार। तो ये दोनों मॉडल बहुत अलग मॉडल हैं। फास्ट फैशन व्यवसाय में इन्वेंट्री लगभग 6 सप्ताह या उससे ज्यादा की बिक्री होगी, और एथनिक वियर व्यवसाय में यह व्यवसाय स्टोर में मौजूद अपैरल के मूल्य के कारण उससे थोड़ा ज्यादा होगा। और ये सभी मौसम के हिसाब से अलग अलग होंगे, क्योंकि यह बहुत मौसमी व्यवसाय है। इसलिए अभी आपको जवाब देना बहुत मुश्किल है। राज। सर, एथनिक वियर में हमारा मूल्य क्या होगा? गौरव पोद्दार। तो मैं आपको एक कैटेगरी का उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, एक कुर्ता पायजामा सेट, जो कि सिर्फ एक कुर्ता और पायजामा है,
लगभग 2,000 रुपये और MRP से शुरू होगा और शायद 10,000 से 11,000 रुपये MRP तक जाएगा। लेकिन ये सभी उपभोक्ता के स्वाद के आधार पर बदलाव के अधीन हैं। इसलिए यह एक मध्यम से प्रीमियम कैटेगरी है जिसमें इस तरह के ब्रांड भाग लेंगे। राज, क्या आप वित्त वर्ष 26 पर कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? गौरव पोद्दार: फिलहाल हमने अभी तक उस पर कोई गाइडेंस नहीं दिया है और मुझे लगता है कि हमें उस पर गाइडेंस देने से पहले कुछ और तिमाहियों तक इंतजार करना होगा। संचालक: अगला प्रश्न विजय एसोसिएट्स की साक्षी त्रिवेदी का है। साक्षी त्रिवेदी: हम ब्रांड के अंतर्गत कौन से अतिरिक्त प्रोडक्ट्स पेश करने की योजना बना रहे हैं और ये हमारी वर्तमान प्रोडक्ट्स के साथ किस प्रकार मिलेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पुराने बिजनेस का प्रोडक्ट्स हमारे नए बिजनेस की तुलना में कैसा है और क्या ऐसी कोई उम्मीद है कि नया बिजनेस अंततः ओवरऑल रेवेन्यू में अधिक योगदान देगा? गौरव पोद्दार: तो सवाल का पहला हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। तो हमारा मौजूदा अपैरल और अपैरल बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से किया जाता है, जहां या तो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं जो आगे जाकर किसी मल्टी ब्रांड रिटेलर को बेचता है, या कुछ मामलों में हमारे पास कई ब्रांड हैं जो सीधे मल्टी ब्रांड रिटेलर के पास जाते हैं और बीच में एक एजेंट होता है। मॉडरेटर: अगला सवाल AFL कैपिटल से अनिकेत निकम का है। अनिकेत निकम: मेरा बस एक सवाल था। अगर आप हमें बोनस प्रेफरेंस शेयर इश्यू के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं, तो क्या इसे 70 रुपये के डिविडेंड के रूप में सोचना उचित है, जिसे शायद 3 साल बाद 40 रुपये और 5 साल बाद 30 रुपये के साथ कुछ ब्याज के साथ दिया जा रहा है? गौरव पोद्दार: तो मूल रूप से कंपनी इन शेयरों को रेगुलेटरी अप्रूवल्स के अधीन जारी कर रही है, जिसके लिए हमें अनुमान है कि लगभग 9 से 12 महीने लगेंगे। सभी अप्रूवल्स हो जाने के बाद एक रिकॉर्ड डेट निर्धारित की जाएगी और ये शेयर सभी शेयरधारकों को 2 सीरीजों में जारी किए जाएंगे। सीरीज 1 में 4 से 1 अनुपात होगा, जहां प्रत्येक इक्विटी शेयर को रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, जो जारी होने के 3 साल पहले या उससे पहले रिडीमेबल होगा, और दूसरी सीरीज में 3 से 1 के अनुपात में होगा। प्रत्येक एक इक्विटी शेयर के लिए 3 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो जारी होने के 5 साल पहले या उससे पहले रिडीम किए जाएंगे। इन शेयरों पर 9% का कूपन होगा और जब भी तिथि आएगी कंपनी इन शेयरों को रिडीम कर देगी। अनिकेत निकम: क्या इन शेयरों का कारोबार होगा? मेरा मतलब है, क्या ये एक्सचेंज पर ट्रेड करेंगे? और इसके लिए रिकॉर्ड तिथि क्या है? गौरव पोद्दार: हाँ, हम इन्हें जारी होने के बाद एक्सचेंजों पर लिस्ट करने की योजना बना रहे हैं और रिकॉर्ड तिथि अभी तय नहीं की जा सकती। संचालक: अगला प्रश्न फ्रैक्टल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से संजीव गोस्वामी का है। अमन सिंह: तो ज्यादातर फास्ट फैशन ब्रांड और उनके कॉम्पिटिटर्स ज्यादातर सामान इंपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए कपड़ों की सोर्सिंग पर हमारी रणनीति क्या है? क्या इसे घरेलू स्तर पर बनाया जाएगा? क्या इसे बांग्लादेश जैसे देश से आयात किया जाएगा या यह कैसे होगा? यह पहला सवाल है। और दूसरी बात यह होगी, जैसा कि आपने कहा, आपने पहला स्टोर बेंगलोर में खोला है और आप उस क्लस्टर को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं यह समझना चाहता था कि स्टोर का विस्तार विशेष रूप से ज़ेकोड में क्लस्टर आधारित होगा, या आप बेंगलोर और आसपास के टियर 2 शहरों में स्टोर खोलेंगे, या आप ब्रांड बनाने के लिए पहले मेट्रो शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां फास्ट फैशन की खपत ज्यादा होती है। गौरव पोद्दार: हमने अभी 3 स्टोर खोले हैं और हम अपने शुरुआती दिनों में हैं। इसलिए सोर्सिंग मुख्य रूप से भारत पर केंद्रित है और भारत हमारे ब्रांडों के लिए एक बड़ा सोर्सिंग हब है। जब आपके पास बड़ी मात्रा और बड़ी संख्या में स्टोर होते हैं, तो बांग्लादेश और ये सभी अन्य मार्ग अधिक संभव होते हैं। इसलिए जब हमारे स्टोर बढ़ते हैं, तो हम उस अवसर का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्लस्टर विस्तार के संदर्भ में, हाँ, हम शुरुआती दिनों में कर्नाटक पर एक क्लस्टर के रूप में ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि खपत भारत के टियर 1, टियर 2 सभी प्रकार के शहरों द्वारा संचालित की जा रही है। और हमारा मानना है कि क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण हमें अधिक कुशल तरीके से प्रचार करने में मदद करेगा। हम उसके आसपास एक बड़ा स्टोर बेस बनाकर कंज्यूमर को टारगेट कर सकते हैं, जो हमें विश्वास है कि हमें ब्रांड को तेजी से बनाने में मदद करेगा। और फिर जैसे जैसे हम इस क्लस्टर में परिपक्व होते हैं, हम अन्य क्लस्टर में जा सकते हैं। अमन सिंह, हम खुद ही सामान बना रहे हैं या हम इसे तीसरे पक्ष से ले रहे हैं और हम सिर्फ अपना लेबल लगा रहे हैं और फिर इसे बेच रहे हैं, या यह कैसे है? तो हमारे पास इसे बनाने पर कुछ पूंजीगत व्यय है। गौरव पोद्दार: तो यह एक एसेट लाइक मॉडल है जहां हम इन स्टोर्स को लीज पर लेंगे। इसमें केपेक्स शामिल है। लेकिन जहां तक सोर्सिंग का सवाल है, हम इन प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करेंगे। इसलिए जब हम आउटसोर्स करेंगे तो डिजाइन और तकनीकी बातें हम ही तय करेंगे। अमन सिंह: डेवो की ओर बढ़ते हैं। तो यह कोई फास्ट फैशन ब्रांड नहीं है। यह एक ट्रेडिशनल वेयर ब्रांड है जो नॉर्थ पर केंद्रित होगा। तो क्या हम अगले 6 से 12 महीनों में इस ब्रांड को ऑनलाइन ले जाने की भी योजना बना रहे हैं, या यह रिटेल फर्स्ट होगा? गौरव पोद्दार: तो ज़ेकोड ब्रांड और देवो ब्रांड दोनों ही रिटेल फर्स्ट दृष्टिकोण रखते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा चैनल है जिसे ज़ेकोड में खास तौर पर जेनजी उपभोक्ता के रूप में है। और जब हम इन ऑफलाइन व्यवसायों को थोड़ा और स्थिर कर लेंगे तो हम ऑनलाइन व्यवसाय पर ध्यान देंगे। इसलिए ऑनलाइन हमेशा एक अवसर होता है। हम एक रिटेल फर्स्ट ब्रांड बनना चाहते हैं। अमन सिंह: तो आखिरी सवाल, मैं चाहता हूं कि आप कंपटीशन के बारे में कुछ बोलें। तो ज़ेकोड पर बहुत सारे ब्रांड अब फास्ट फैशन में आ रहे हैं क्योंकि यह कैटेगरी उभर रही है। तो क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि हम इस सेगमेंट में कंपटीशन से निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं? गौरव पोद्दार: हमारा मानना है कि फास्ट फैशन और वैल्यू रिटेल इस सेगमेंट में भाग लेने का एक शानदार अवसर है। हम ज़ेकोड के रूप में अपने फैब्रिक्स में अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग और डिजाइन क्षमताओं के रूप में एक ऐसा उत्पाद बनाने के लिए करना चाहते हैं जो जेन ज़ी बाजार के लिए बहुत प्रासंगिक हो और हम इसे किफ़ायती कीमतों पर कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम लक्षित करते हैं और इस विशाल इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाते हैं। मॉडरेटर: अगला सवाल हितेन शाह, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर से है। हितेन शाह: प्रेफरेंस शेयर्स के संदर्भ में जिस 9% रिटर्न की आप बात कर रहे हैं, वह ₹2 प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर आधारित है। गौरव पोद्दार: ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 4 से 1 और 3 से 1 दोनों ₹10 के फेस वैल्यू पर जारी किए जाएंगे और 9% का प्रतिशत उसी पर आधारित होगा। मॉडरेटर: धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।